कोई भी अगर ये कल्पना करे कि एक इंसान अपना पूरा जीवन अपना खून पसीना लगाकर एक घर बनाता है, एक एक ईंट अपनी मेहनत से जोड़ता है। हाँ, और वो भी अपनी पूरी जवानी उस घर को खड़ा करने में लगा देता है। बिल्कुल। और फिर अचानक एक दिन उसी घर से उसे रातों रात बेदखल कर दिया जाता है। कोई हिस्सा नहीं, कोई अधिकार नहीं। ऐसे में मन में क्या विचार आता है? हाँ, जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा या फिर नफरत। हाँ, शायद उस इंसान को पूरी तरह बर्बाद होते देखने की तीव्र इच्छा होगी, जिसने वो सब छीना है। मतलब ये बहुत ही स्वाभाविक इंसानी फितरत है। एकदम सही, हम सभी शायद ऐसा ही महसूस करेंगे। लेकिन क्या हो अगर वो छीनने वाला इंसान सच में बर्बाद हो जाए, एकदम सड़क पर आ जाए, और तब वही बेदखल किया गया व्यक्ति जश्न मनाने के बजाय उस बर्बाद इंसान के परिवार को पूरी तरह से अपना ले। अरे, ये एक ऐसा परिदृश्य है जो हमारी सामान्य समझ और न्याय की परिभाषा को पूरी तरह से चुनौती देता है। मतलब देखिए, इंसान का दिमाग प्रतिशोध को बहुत जल्दी सही ठहरा लेता है। हाँ, वो तो है। लेकिन इस स्तर की क्षमा, ये कुछ ऐसा है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। और सच कहूं तो यही बात इसे इतना दिलचस्प भी बनाती है। एकदम सही कहा आपने। और आज की इस डीप डाइव में हम बिल्कुल इसी जटिल और लगभग असंभव सी लगने वाली भावना के केंद्र में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हिंदी साहित्य के महान रचनाकार मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद मार्मिक और शक्तिशाली कहानी सौत पर आधारित है। ये कहानी सच में एक मास्टरपीस है। बिल्कुल है। और आज की हमारी इस चर्चा का मिशन केवल एक पुरानी कहानी के पन्नों को पलटना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य उस मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना को समझना है जो ये तय करती है कि कैसे एक इंसान अपना सब कुछ छिन जाने के बाद, पूरी तरह से टूट जाने के बाद, न केवल दोबारा खड़ा होता है बल्कि अपने ही उत्पीड़कों के लिए शक्ति और करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण बन जाता है। हाँ, एकदम। ये डीप डाइव उन सभी के लिए है जो इंसानी लचीलेपन यानी रेजिलियंस और अधिकारों के उस धुंधले परिदृश्य को गहराई से समझना चाहते हैं, वो भी बिना किसी भारी एकेडमिक बोझ के। मुंशी प्रेमचंद की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वे समाज के बाहरी ढांचे के साथ साथ इंसान के भीतर चलने वाले तूफानों को बहुत बारीकी से पकड़ते हैं। मतलब 100 साल से भी अधिक पुरानी ये कहानी आज के समय में भी स्वामित्व, अधिकार और रिश्तों के भीतर की राजनीति का एक एकदम सटीक आईना है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस पूरी स्थिति की शुरुआत एक भ्रम से होती है, स्वामित्व का भ्रम। कहानी के केंद्र में है रजिया। रजिया। यह वो महिला है जिसने अपनी पूरी उम्र, अपनी सारी जवानी और शारीरिक क्षमता अपने पति रामू के घर को खड़ा करने में लगा दी। उसने सिर्फ ईंट गारे का काम नहीं किया, बल्कि खेती से लेकर मवेशियों तक को संभाला। हाँ, और भावनात्मक रूप से भी उसने बहुत कुछ सहा है। बिल्कुल। उसने अपने 2-3 बच्चों को भी खो दिया, जिनकी असमय मृत्यु हो गई। अब रजिया की उम्र ढलने लगी है, और यहीं पर इस पूरी मेहनत का सिला उसे ये मिलता है कि रामू का प्रेम उसके लिए कम हो जाता है, और वो एक नई, जवान और सुंदर पत्नी ले आता है जिसका नाम है दासी, जिसे कहानी में दसिया भी कहा गया है। हाँ, दसिया। मतलब ये कितना क्रूर है। देखिए, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली है वो है उस समय के समाज में एक महिला की इकोनॉमिक और इमोशनल वैल्यू, यानी उसकी आर्थिक और भावनात्मक उपयोगिता। ये बहुत जरूरी पहलू है। प्रेमचंद लिखते हैं कि रजिया गिरते हुए छप्पर को थूनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। अब ये सिर्फ एक रूपक नहीं है, ये दिखाता है कि रजिया उस घर को, जिसे उसने मर मर कर बनाया था, अपने हाथों से जाते हुए देख रही थी। हाँ, वो असहाय महसूस कर रही थी, कहा था। क्योंकि उस पितृसत्तात्मक ढांचे में स्त्री का मुख्य मूल्य उसकी युवावस्था और बच्चे पैदा करने की क्षमता से आंका जाता था। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है, और ये बात बिल्कुल खुलकर तब सामने आती है जब घर में एक साड़ी और चुनरी को लेकर सीधा विवाद होता है। ये सिर्फ कपड़े का झगड़ा नहीं है, ये सीधे सीधे संसाधनों के बंटवारे का झगड़ा है। एकदम सही पकड़ा आपने। रामू अपने नई पत्नी दासी के लिए एक बहुत ही महंगी और सुंदर चुनरी लेकर आता है, लेकिन अगले दिन जब रजिया अपने लिए सिर्फ एक साधारण सी साड़ी मांगती है तो रामू सीधे सीधे पैसों का बहाना बना देता है। वो मुकर जाता है। हाँ, और जब रजिया उसे याद दिलाती है कि घर उसने भी बनाया है, तो रामू का जवाब बहुत ही क्रूर होता है। वो कहता है, मेरी इच्छा, जो चाहूंगा करूंगा, मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ी दे दूंगा। ये सीधा सीधा सत्ता का प्रदर्शन था। बिल्कुल। और अगर आज के आधुनिक संदर्भ में देखा जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने अपने खून पसीने की कमाई, अपना सारा समय और स्वेट इक्विटी लगाकर एक स्टार्टअप खड़ा किया हो। अरे वाह, ये स्टार्टअप वाली एनालॉजी यहाँ एकदम सटीक बैठती है ना?
मतलब जब वो कंपनी सफल हो जाए, मुनाफा कमाने लगे, तो उस को फाउंडर को रातों रात बिना किसी हिस्सेदारी के कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए। हाँ, रजिया वो को फाउंडर है जिसने शुरुआती दौर का सारा जोखिम उठाया, सारा संघर्ष किया, और दासी वो नई बोर्ड मेंबर है जो कंपनी के सफल होने के बाद आती है और सारा नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहती है। बिल्कुल, दासी को बना बनाया साम्राज्य मिल गया। और दासी की कूटनीति पर गौर करना बहुत जरूरी है यहाँ। जब रामू और रजिया का झगड़ा होता है तो दासी रामू के अहंकार को और हवा देती है, आग में घी डालने का काम करती है। चालाकी से ये सुनिश्चित किया कि रामू किसी भी कीमत पर रजिया से समझौता न करे। वो तो यही चाहेगी ना कि रजिया रास्ते से हट जाए। हाँ, वो चाहती थी कि पुरानी को-फाउंडर पूरी तरह से बाहर हो जाए। ये सीधा टकराव एक बहुत ही बुनियादी सवाल पैदा करता है। जब पूरा सिस्टम और घर का मुखिया आपके खिलाफ हो जाएं, तो आप लड़ते कैसे हैं? मतलब आपके पास विकल्प क्या है? बहुत सीमित विकल्प होते हैं ऐसे में। हाँ, लेकिन रजिया का जवाब बहुत ही अप्रत्याशित और चौंकाने वाला था। उसने मौन और त्याग को अपना हथियार बनाया। रजिया घर से निकल जाती है, लेकिन बिल्कुल खाली हाथ। कुछ भी नहीं लेती वो अपने साथ। जो साड़ी उसने अपने शरीर पर पहन रखी थी, बस उसी के साथ निकल जाती है। वो चाहती तो घर से अपने हिस्से का अनाज, बर्तन या कुछ और सामान लेकर जा सकती थी। उसका पूरा हक बनता था। बिल्कुल बनता था। लेकिन वो रामू को पुकार कर कहती हैं कि अपना घर संभालो, मैं धेले की भी कोई चीज अपने साथ नहीं ले जा रही हैं। जाते जाते वो बस इतना कहती हैं कि ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। खाली हाथ जाना कोई साधारण बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कदम था। रजिया ये साबित करना चाहती थी कि वो कोई बेचारी या लाचार महिला नहीं है जिसे कुछ सामान बटोर कर अपना गुजारा करना पड़े। रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। मतलब मनोवैज्ञानिक जीत की बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक जीत से पेट तो नहीं भरता ना। एक तो वैसे ही आप अपना घर खो चुके हैं, ऊपर से आप एक नए गांव में बिना एक भी पैसे या अनाज के जा रहे हैं, सिर्फ शरीर पर एक साड़ी पहने हुए। ये डर तो स्वाभाविक है। क्या ये एक तरह की हार या बल्कि एक बहुत ही गैर व्यावहारिक सुसाइडल कदम नहीं था? बिना लड़े, अपना हक छोड़े बिना चुपचाप खाली हाथ चले जाना, क्या ये असल में कमजोरी नहीं थी? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और अक्सर पहली नज़र में बिना किसी आर्थिक सुरक्षा के निकल जाना कोरी भावुकता या कमजोरी ही लगता है। हाँ, मतलब व्यवहारिक तो बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन अगर हम उस दौर के ग्रामीण समाज के ताने बाने और पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर के नजरिए से देखें तो यही रजिया का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। पीआर मास्टर स्ट्रोक? वो कैसे? ये हार नहीं थी, ये नैरेटिव पर नियंत्रण था। कल्पना कीजिए, अगर रजिया कुछ बर्तन या पैसे लेकर जाती तो क्या होता? रामू हंगामा खड़ा कर देता। बिल्कुल, रामू तुरंत गांव वालों के सामने खुद को पीड़ित साबित कर देता। वो कहता, देखिए ये औरत मेरा घर लूट कर ले गई। ओह हाँ, वो सारा दोष रजिया पर डाल देता। एकदम सही। लेकिन खाली हाथ जाकर रजिया ने रामू से सहानुभूति का कोई भी मौका पूरी तरह छीन लिया। उसने पूरा गांव रामू की क्रूरता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। खाली हाथ जाकर रजिया ने रामू का सामाजिक सम्मान मिट्टी में मिला दिया। और पीछे सिर्फ एक खाली इमारत छोड़ जाता है। बिल्कुल सटीक। ये कमजोरी नहीं थी, ये स्वाधीनता और विद्रोह की एक बहुत ही शक्तिशाली घोषणा थी। ये तो सच में सोचने का एक बिल्कुल नया और गहरा नजरिया है। वो सिर्फ घर छोड़कर नहीं गई, वो उस घर की इज्जत अपने साथ ले गई। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि खाली हाथ जाने के बाद वजूद कैसे बचाया जाए। यहाँ रजिया की कहानी केवल सर्वाइवल यानी जिंदा रहने तक सीमित नहीं रहती। ये एक इमोशनल और इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब एक तरह से मास्टर क्लास बन जाती है। वो हार मानने वालों में से नहीं थी। हाँ, रजिया पड़ोस के ही एक दूसरे गांव में चली जाती है और सिर्फ 3 साल के भीतर अपनी अथक मेहनत और लगन से वो एक पूरी नई गृहस्थी खड़ी कर लेती है। वो अब किसी पर आश्रित नहीं है, वो खुद चौधराइन बन जाती है। ये उसका लचीलापन दिखाता है। और कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत जिक्र है। उसके पास बैलों की एक शानदार जोड़ी है और वो उन बैलों को सिर्फ भूसा नहीं खिलाती, वो उन्हें रोज अपने हिस्से से 2-2 रोटियां खिलाती है। हाँ, ये प्रसंग बहुत ही मार्मिक है। कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती है और कहती है, अब बेटे हो तो पति हो तो तुम ही हो। मतलब ये लाइन दिल को छू लेती है। देखिए, बैलों को रोटियां खिलाने का ये प्रसंग केवल ये नहीं दिखाता कि वो जानवरों के प्रति दयालु है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है। इस तरह का मनोविज्ञान? अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव का विश्लेषण करें तो रजिया ने असल में
अपने मातृत्व और अपने दुख को एक नई दिशा दे दी है। उसने अपने बच्चे खोए थे, अपना पति खोया था। उसके भीतर जो देखभाल करने की, नर्चर करने की जो असीम भावना थी, उसे उसने उन बैलों में निवेश कर दिया। एक तरह का इमोशनल इन्वेस्टमेंट। एकदम। और ये ऐसा इमोशनल इन्वेस्टमेंट था जिसका उसे असली रिटर्न यानी आरओआई मिल रहा था। ये बैल खेतों में हल चलाते थे, फसल लाते थे और सबसे बड़ी बात कि ये रामू की तरह उसे धोखा नहीं दे सकते थे। बिल्कुल सही। रज़िया ने अपने दर्द को अपनी आर्थिक और मानसिक मजबूती का आधार बना लिया। क्या बात है। मतलब एक तरफ रज़िया अपना एक नया स्वतंत्र साम्राज्य खड़ा कर रही है और दूसरी तरफ अहंकार पर टिकी इमारतें ढह रही हैं। हाँ, यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। यहीं पर कहानी एक बहुत ही स्वाभाविक लेकिन दिलचस्प मोड़ लेती है। 3 साल बाद रामू और दासी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वो नया स्टार्टअप जिससे पुरानी फाउंडर को निकाला गया था, अब बैंकरप्ट हो चुका है। वो तो होना ही था। रामू 10 दिन से गंभीर रूप से बीमार है, जिसे कहानी में लंघन कहा गया है। दासी के पास एक बच्चा तो है, लेकिन खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई है। घर सिर से पैर तक कर्ज में डूबा है। और दासी कुछ नहीं संभाल पा रही। हाँ, दासी जो कभी अपनी सुंदरता के लिए लाई गई थी, अब घर संभालने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। यहाँ समय का चक्र पूरा होता है। रामू को ये अहंकार था कि वो घर का मुखिया है और उसके पैसे और ताकत से ही सब कुछ चलता है। उसे लगा था कि एक नई सुंदर स्त्री लाने से घर में खुशियां आ जाएंगी। लेकिन घर तो मेहनत से चलता है, सुंदरता से नहीं। एकदम सही। असलियत ये थी कि घर की बुनियाद, घर का असली इंजन रज़िया की मेहनत और समझदारी थी। दासी शौकीन थी, लेकिन घर के अर्थशास्त्र और प्रबंधन में वो पूरी तरह फूहर थी। हाँ, उसे कामकाज का कोई अनुभव नहीं था। जब रामू के पैसे और दासी की सुंदरता का पहला नशा उतरा, तो वो खोखलापन सामने आ गया। क्रूरता और अहंकार पर टिके रिश्ते बहुत जल्दी चरमरा जाते हैं। बिल्कुल चरमरा जाते हैं। और इसी बीच मानव मनोविज्ञान का सबसे जटिल हिस्सा सामने आता है। रज़िया के पास एक राहगीर, जिसे बटोही कहा गया है, वो आता है। उससे रज़िया को रामू की इस भयानक दुर्दशा का पता चलता है। रज़िया की पहली प्रतिक्रिया बहुत स्वाभाविक होती है। हाँ, शुरुआत में रज़िया की प्रतिक्रिया एकदम वही होती है जिसकी हम सब उम्मीद करते हैं। वो तंज कसते हुए कहती है, जो जैसा करेगा आप भोगेगा। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, इंसान की फितरत होती है कि जब उसका कोई पुराना दुश्मन, जिसने उसे बेइंतहा दर्द दिया हो, वो हारता है या बर्बाद होता है, तो एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है, जिसे जर्मन भाषा में स्कार्डनफ्रॉयडा कहते हैं। बिल्कुल, स्कार्डनफ्रॉयडे। ये विचार कि आखिरकार उसे उसके कर्मों का फल मिल गया, ये हमारे दिमाग को बहुत सुकून देता है। लेकिन रज़िया के मामले में ये संतुष्टि और ये नफरत बहुत जल्दी गायब हो जाती है। हाँ, रज़िया दिखावा जरूर करती है कि उसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसका मन बेचैन हो उठता है। वो उस राहगीर से और जानकारी निकालने की कोशिश करती है। वो अंदर ही अंदर परेशान हो जाती है। और फिर उसे 10 साल पुरानी वो बात याद आती है जब वो खुद बहुत बीमार पड़ी थी और रामू ने दिन रात उसके सिरहाने बैठकर उसकी सेवा की थी। ये वो क्षण है जहां प्रेमचंद दिखाते हैं कि इंसान ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, वो ग्रे होता है। हाँ, कोई पूरी तरह बुरा या पूरी तरह अच्छा नहीं होता। रामू ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन इतिहास में एक पल ऐसा भी था जब उसने रज़िया के साथ कुछ अच्छा किया था। रज़िया बदले की भावना को छोड़कर उस एक पुरानी अच्छाई को पकड़ लेती है। ये बहुत बड़ी बात है। ये दर्शाता है कि रज़िया ने उस कड़वाहट को खुद पर हावी नहीं होने दिया। और दूसरी तरफ रामू है, जो अब मौत के बिस्तर पर पड़ा है। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका है। मौत के सामने सारे अहंकार टूट जाते हैं। बिल्कुल। वो बार बार रोकर दासी को कोसता है और कहता है कि रज़िया घर से क्या गई, समझो घर से लक्ष्मी चली गई। रामू का ये पछतावा इस बात को स्थापित करता है कि बाहरी आकर्षण और वास्तविक गुणों के बीच का विरोधाभास कितना गहरा होता है। उसे समझ आ गया कि उसने हीरा खो दिया है। हाँ, रामू को अंत में ये समझ आ जाता है कि उसने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, अपने सबसे भरोसेमंद पार्टनर को खुद अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया था। इसके बाद करुणा का अर्थशास्त्र एक ऐसा मोड़ देता है जो किसी को भी हैरान कर दे। रज़िया सारे सामाजिक बंधनों,
अपनी सारी पुरानी कड़वाहट और सौत की दुश्मनी को पीछे छोड़कर रामू को देखने उसके गांव पहुंच जाती है। वो खुद को रोक नहीं पाती। वो अपने मन में क्षमा का दान लिए हुए रामू के पास जाती है। रामू से देखकर फूट फूट कर रोता है, उसके हाथ जुड़ जाते हैं। वो क्षमा मांगना चाहता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता और प्राण त्याग देता है। ये दृश्य अत्यंत भावुक है। रजिया का वहां पहुंचना ही रामू के लिए मोक्ष के समान था। उसने बिना कुछ कहे ही उसे माफ कर दिया था। लेकिन असली चुनौती, और मुझे लगता है कि इस पूरी कहानी का सबसे अचंभित करने वाला हिस्सा रामू की मृत्यु के बाद शुरू होता है। हाँ, जो उसके बाद हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। घर में रामू के अंतिम संस्कार और कफन तक के लिए 10 पैसे नहीं है। दासी पूरी तरह से टूट चुकी है। उसके पास कोई आय का साधन नहीं है। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। और वो अपने बचे खुचे थोड़े बहुत गहने गिरवी रखने की बात करती है ताकि चिता जलाई जा सके। और ठीक इसी समय रजिया सामने आती है। वो दासी को गहने रखने से रोक देती है। वो उसे ऐसा नहीं करने देती। वो तुरंत 50 रुपए मंगाती है और अंतिम संस्कार तथा बाद के भोज में लगभग 200 रुपए अपनी जेब से खर्च करती है। वो दासी को छाती से लगाती है और कहती है, चिंता न कर बहन, हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगे। ये रजिया का बड़प्पन था। अब मैं यहाँ थोड़ा उलझन में हूँ और मुझे यकीन है कि इसे सुनने वाले भी सोच रहे होंगे, क्या ये सच में संभव है? आप किस महीने में पूछ रहे हैं? मतलब कोई अपनी सौत के साथ, जिसने उसका घर तोड़ा, जो उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी थी, उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? क्या यह बस एक महान संत बनने का दिखावा नहीं है? अपनी ही प्रतिद्वंदी को इतने पैसे क्यों देना? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसे सिर्फ एक साधारण दया या संत बनने की कोशिश के रूप में देखना इस कहानी के सबसे बड़े संदेश को मिस कर देना होगा। तो फिर असली संदेश क्या है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि रजिया का ये कदम सिर्फ एक भावनात्मक उफान नहीं है। ये खुद को एक बहुत ही उच्च नैतिक और व्यावहारिक पदानुक्रम यानी हायरार्की पर स्थापित करने की प्रक्रिया है। हायरार्की? अच्छा, कैसे? अगर हम उस समय की ग्रामीण पितृसत्तात्मक संरचना को देखें तो रामू के मरने के बाद दासी पूरी तरह से अनाथ हो गई थी। अगर वो अपने गहने गिरवी रख देती तो वो आर्थिक रूप से पूरी तरह दिवालिया हो जाती। और समाज उसे जीने नहीं देता। बिल्कुल, ये निर्दयी समाज उसे चबा जाता। रजिया ने सिर्फ कफन के पैसे नहीं दिए, उसने दासी को एक सामाजिक और आर्थिक संरक्षण यानी प्रोटेक्शन दिया। पुरुष प्रधान समाज में जहां महिला हमेशा किसी पुरुष के संरक्षण में रहती है, रजिया ने वो संरक्षक की भूमिका अपने हाथों में ले ली। ओहो, मतलब ये तो बिल्कुल उस बिजनेस एनालॉजी का अगला चरण हो गया। ये एक मर्जर और एक्विजिशन है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। रजिया ने उस बैंकरप्ट हो चुकी प्रतिद्वंदी कंपनी का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया है। उसने कर्ज चुकाया और अब वो उस पूरे ढांचे की निर्विवाद लीडर बन गई है। उसने सिर्फ रामू को माफ नहीं किया, उसने उस सिस्टम को ही टेक ओवर कर लिया जिसने उसे बाहर निकाला था। बिल्कुल सटीक। ये रजिया का सबसे बड़ा पावर मूव था। उसने अपने अतीत की प्रतिद्वंदी को अपनी सहयोगी बना लिया। उसने अपनी क्षमा से दासी को हमेशा के लिए अपना आभारी बना लिया। कमाल है यार। मतलब ये मर्जर कितना सफल होता है, ये कहानी के अंतिम हिस्से में दिखता है, जो असल में एक पूरी नई दुनिया की तस्वीर पेश करता है। हाँ, समय आगे बढ़ता है। रामू की मौत को 7 साल बीत चुके हैं। अब रजिया घर की मालकिन है और वो दासी को अपनी सौत नहीं बल्कि अपनी बेटी या छोटी बहन की तरह मानती है। उन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका है। दासी का बेटा झोखू, जो कभी रजिया के लिए कोई मायने नहीं रखता था, अब स्कूल पढ़ने जाता है और रजिया ने उसकी सगाई भी पक्की कर दी है। घर में पूरी संपन्नता है। और दासी का रजिया के प्रति जो पूर्ण आत्मसमर्पण है वो यहाँ देखने लायक है। जब रजिया दासी से कहती है कि वो उसके लिए नए गहने बनवाएगी तो दासी रोते हुए रजिया की गोद में सिर रख देती है। ये एक बहुत ही इमोशनल पल है। दासी कहती है कि रामू के राज में उसे सिर्फ दुख और कलह मिले, असली सुहाग का सुख और घर की खुशहाली उसे रजिया के राज में मिली है। ये लाइन बहुत गहरी है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? जब हम दासी को रजिया की गोद में सिर रखते देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये कहानी उस रूढ़िवादी सोच को पूरी तरह चकनाचूर कर देती है, जहां हमेशा ये सिखाया जाता है कि दो औरतें हमेशा एक दूसरे की दुश्मन होती हैं। बिल्कुल, समाज हमेशा यही मानता है। समाज हमेशा ये स्थापित करने की कोशिश करता है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है या वे एक दूसरे से जलती हैं। लेकिन यहाँ प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि जब औरतों के बीच से वो प्रतिस्पर्धा खत्म होती है तो वे एक ऐसा मजबूत और सहयोगी ढांचा खड़ी कर सकती हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हमें ये समझना होगा कि ये सहयोग
तब क्यों संभव हो पाया? क्यों संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि इस पूरे समीकरण से वो क्रूर, अहंकारी और अयोग्य पुरुष पात्र यानी रामू हटा दिया गया। जब तक रामू था, दोनों महिलाएं एक पुरुष के सीमित संसाधनों और उसके ध्यान को पाने के लिए आपस में लड़ रही थीं। हाँ, वो सिस्टम ही ऐसा था कि उन्हें लड़ना पड़ता। लेकिन जैसे ही वो अहंकार से भरा पितृसत्तात्मक ढांचा गिरता है, रजिया और दासी मिलकर एक बेहद सफल, शांत और समृद्ध जीवन का निर्माण करती हैं। यहाँ प्रेमचंद एक तरह से एक नई मातृसत्ता यानी मेट्रियार्की का मॉडल पेश कर रहे हैं। एक ऐसा मॉडल जो सहयोग पर टिका। हाँ, रजिया रामू के पैटर्न को नहीं दोहराती, वो दासी का शोषण नहीं करती बल्कि उसे सशक्त करती है। और वो अपने वादे को पूरा भी करती है। रजिया ने पहले ही कहा था कि वो रामू से दोगुना करके दिखाएगी। रजिया की ये पूरी यात्रा वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बिल्कुल प्रेरणादायक है। एक विस्थापित पत्नी जिसे बिना किसी गलती के, केवल उसकी उम्र बढ़ने के कारण उसके ही घर से एक रात में निकाल दिया गया था, वो सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती, बल्कि वो एक अत्यंत शक्तिशाली, क्षमाशील और परोपकारी मुखिया बन जाती है। उसने सबको संभाल लिया। उसने न केवल अपना घर वापस पाया, बल्कि उसने उस दासी और उसके बच्चे को भी एक बेहतर जीवन दिया, जिन्हें शायद रामू कभी नहीं दे पाता। ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा और जीवंत प्रमाण है कि इंसान की असली ताकत, उसकी असली हैसियत उसके बाहरी रूप रंग से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत करने की क्षमता, उसकी नीयत और सबसे बढ़कर उसकी क्षमा करने की शक्ति से तय होती है। बिल्कुल सही बात है। रजिया ने अपने हर दर्द, हर नुकसान को एक रचनात्मक ऊर्जा में बदल दिया। और यही बात हमें आज की इस डीप डाइव के अंत में एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो क्या? हम अपनी आम जिंदगी में अक्सर ये मानते हैं कि असली ताकत बदला लेने में है। हमें लगता है कि जिसने हमारे साथ बुरा किया, उसे बर्बाद होते देखना, उसे नीचा दिखाना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हम शार्डनफ्रॉइडे में खुशी ढूंढते हैं। ये बहुत आम इंसानी सोच है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये संभव है कि शक्ति का सबसे बड़ा और शुद्ध रूप, पावर का अल्टीमेट लेवल, उन लोगों को पूरी तरह से क्षमा कर देने में है जिन्होंने हमारे साथ सबसे बड़ा अन्याय किया हो। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं तो हम केवल सामने वाले को उसके अपराध बोझ से मुक्त नहीं करते, हम खुद को उस नफरत के बोझ से हमेशा के लिए आजाद कर लेते हैं। एकदम। बदला आपको अतीत से बांधे रखता है, लेकिन क्षमा आपको उस पूरी कहानी का लेखक बना देती है। रजिया ने सिर्फ माफ नहीं किया, उसने उस पूरे साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और ये साबित कर दिया कि असली ताकत क्रूरता में नहीं, बल्कि निर्माण करने और गले लगाने में है। क्षमा यहाँ कोई कमजोरी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और शक्ति का सर्वोच्च शिखर है। आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ इस जटिल लेकिन खूबसूरत सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा और ताकत के इस विचार को अपने साथ रखिएगा, शायद ये किसी दिन आपके भी काम आए।